तो कीचड़ में रहकर भी कमल की पंखुड़ियों की तरह साफ सुथरा रहे, ये हम सबको भी ऐसा होना चाहिए। मैंने पूछा कि राष्ट्रीय मिठाई तुम्हारी क्या? बड़ा मिठाई मैंने राष्ट्रीय का होगा, अब मिठाई मैंने कहा मिठाई का है। अपनी बातें रख के चली गई रिंकी कुशवाहा जी, और हम सबके मार्गदर्शक जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो भी आने वाले हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, और आज के मंच का संचालन कर रहे हैं रोहित जी और अखिलेश जी, और हमारी माताएं बहनें और दूर दूर से आए हुए हमारे सम्मानित साथी, और हम सबके बीच उपस्थित हम सबका पूज्य भिक्षु संघ, आप सभी का सादर नमन करता हूं। आज का दिन बड़ा ही अनोखा है। आज का दिन अभी एक पुष्पार्पण किया हम लोगों ने, स्नेहा कुशवाहा जिनके साथ एक ऐसी दुर्दांत घटना घटी है, और ऐसी घटना एक सभ्य समाज के बीच में धब्बा है, और ऐसे समय में ऐसी घटना घट रही है, इसके लिए हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। और मैं अपनी टोपी उतार के उस बेटी के प्रति शर्मिंदगी व्यक्त करता हूं कि आज के युग में भी पढ़ी लिखी बच्चियों के साथ ऐसी घटना घट रही है, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, और बेटियां पढ़ने जा रही हैं तो सुरक्षित नहीं है। यही इस देश का भविष्य है। आज इस गांव में जब पहली बार मैं आया था, इसकी चर्चा अभी विजय बहादुर जी कर रहे थे कि मेरे पेट में दर्द हो गया था, लेकिन उस दर्द ने कितनों का दर्द खत्म कर दिया। उस दर्द ने कितनों का दर्द खत्म कर दिया, और एक यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि चंदा शोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो धम्मा शोक बन गया। ये तो कहानी हमने इतिहास में पढ़ी है, लेकिन आंखों से देखा नहीं है। लेकिन इस तहिवास गांव को भी चंदा शोक से धम्मा शोक की परिवर्तन होते हुए आज मैं देख रहा हूं। एक त्रिवेणी यहां बहती थी, एक त्रिवेणी वहां बह रही है। एक त्रिवेणी यहां बहती थी, एक त्रिवेणी वहां बह रही जहां लोग नहा रहे। और यहाँ के त्रिवेणी से क्या संदेश जा रहा है, और वहां के त्रिवेणी से क्या संदेश जा रहा है। अब यहां नहाना है कि वहां नहाना है, आपको तय करना है। यहां नहाया आपने तो 25 सालों में वो काम करके इस गांव के लोगों ने दिखाया है कि जब हम अशोक स्तंभ के पास खड़े थे अभी, तो मेरे आंखों से आंसू आ गया कि यूं कहां आ गए हम साथ चलते चलते। शुरुआत कहां से हुई थी और आज हम कहां आ गए हैं, और राष्ट्रीय चिन्ह खड़ा कर दिया लोगों ने। ये काम सरकार का था, तो सरकार त्रिवेणी में नहवा करके भारत को क्या संदेश देना चाह रही है, और अहिवास गांव के लोग राष्ट्रीय चिन्ह बना करके देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अब किस दिशा में चलना है, ये आप हम सबको तय करना है। आज ये राष्ट्रीय चिन्ह जो बना है, हम करोड़ों का मंदिर बनवा दें तो हमारे हिंदू भाई के काम का चीज है वो, उसको मुसलमान बरसात में जाके छप नहीं सकता कि बच जाऊं मैं। करोड़ों की अगर मस्जिद बन जाए तो एक हिंदू भाई वहां जाके छुप नहीं सकता बारिश में, क्योंकि इसके जाने से वो अशुद्ध हो जाता है और उसके जाने से अशुद्ध हो जाता है। तो हम सबको इस लफड़े में पड़ना ही नहीं। हम तो ऐसी तीसरी जगह बना दिया राष्ट्रीय चिन्ह जहां हिंदू मुसलमान दोनों जाके शुद्ध हो जाएगा।
दोनों सलूट लगाएगा। तो हम राष्ट्रीय चिन्हों की बात कर रहे हैं। अब मैं सम्राट अशोक क्लब के विद्वानों को बधाई देता हूं कि हमारा कारवां धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन मजबूती से चल रहा है। धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जज्बात को जोड़ते हुए, राष्ट्रीयता को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। और इस राष्ट्रीयता को समेटने में इस गांव का एक नौजवान विनोद मौर्य, जो पहली बार हमें सिसौड़ा गांव में सुना था, जिसकी चर्चा कर रहे थे, और लड़का यहां आया, आज नहीं है, शायद एक भूल है, तस्वीर वहां होती तो चेहरा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो लड़का कौन सा था। नाम याद आ रहा लेकिन चेहरा दिमाग नहीं आ रहा है। शायद फोटो होता तो ध्यान आ जाता कि वो विनोद लड़का कौन सा था, क्योंकि 25 साल पहले की बात है। और रामाशीष मौर्य जी, बुद्ध शरण जी, शंभुनाथ जी, सिद्धनाथ जी, मोतीलाल जी, उमाशंकर जी, रविंद्रनाथ जी और श्यामलाल जी, ये तमाम जो पुराने साथी हैं, शायद आज रात देख करके उनके मन में कुछ न कुछ तो हो रहा होगा कि शुरुआत करते समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्या हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा आज के वक्तव्य को। हम छोटे थे तो एक पिक्चर देखते, अभी पिक्चर देखे होंगे उस पिक्चर को। उस पिक्चर में एक कहानी है कि पिक्चर की शुरुआत में ही हीरो आता है और एक पुल के ऊपर से रेल जा रही होती है, और उसी रेल में वो हीरो सवार रहता है, और पुल टूटती है, ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, और उसी एक्सीडेंट में हीरो भी घायल होकर किसी नदी के किनारे जाके बहते बहते कहीं दूर जाके लग जाता है। तो जहां लगता है वहां के लोग उसे छान के बाहर लाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, और उस बेहोश आदमी को अस्पताल में जब होश आता है तो उसकी पुरानी यादाश्त चली जाती है। आपने अक्सर पिक्चर देखा होगा, सारी पुरानी यादाश्त चली गई। कौन मेरे माँ बाप थे, कौन मेरे रिश्तेदार थे, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरे देवता क्या है, मेरे भगवान क्या है, मेरे त्योहार क्या है, सब भूल गया। पूरा पिक्चर चलता है और पिक्चर के अंत में फिर ऐसी ही घटना घटती है, आपस में मारधाड़ होती है और एक चोट लगती है और हीरो जाके फिर एक पत्थर पे गिर जाता है। इस बार जब गिरता है तो दुनिया बदल चुकी रहती है। उसके पहले जब गिरा था तो जिस घर में ले जाके पाला पोसा गया एक्सीडेंट के बाद, उसी के घर को अपना घर समझने लगा, उसी के बुजुर्गों को अपना माँ बाप समझने लगा, उसी के घर के त्योहार को अपना त्योहार समझने लगा, और उसी घर के इतिहास को अपना इतिहास समझने लगा। लेकिन जब बाद में जब उसे चोट लगी पिक्चर के अंत में, इस बार जब उसे उठा के लाया गया अस्पताल में, इस बार उसकी खोई यादाश्त जब वापस आ जाती है तो लोगों को चकचका के देखता ही कौन लोग हैं, ये आदमी कौन सा है, कौन लोग खड़े हैं, अवाक हो जाता है। ये तो मेरी मां नहीं है, ये तो मेरे बाप नहीं है, इस घर में त्योहार मना जा रहा, हमारा त्योहार नहीं है। सब कुछ बदल जाता है। फिर वो भटकते भटकते अपने उस माँ बाप खोजना शुरू कर देता है जिस माँ बाप की औलाद होता है, और भटकते भटकते 25 साल भटकने के बाद तब पता चलता है ये राष्ट्रीय चिन्ह हमारा चिन्ह है, जो हम कर रहे थे वो हमारा चिन्ह नहीं है। तो जब होश आ गया तब उसे पता चला कि पूरे भारत में जब लाट थे तब हम सम्राट थे, अब तो लाट ही नहीं है तो हम सम्राट भी नहीं है। अगर फिर से सम्राट बनना है तो फिर से लाट खड़ी करनी पड़ेगी। और मजे की बात क्या है कि एक लाट अगर किसी गांव में अगर एक व्यक्ति अगर किसी गांव में एक लाट खड़ा करता है तो व्यक्ति लाट साहब हो जाता है, लेकिन पूरे गांव के मिलकर लोग अगर लाट खड़ा कर तो पूरा गांव ही लाट साहब हो जाता है। तो आज अहिवास गांव लाट साहब हो गया। अब कहीं जहां जाइएगा तो बोलेगा कि भाई हम लाट साहब के गांव से आए, लाट साहब हम हैं। और अक्सर मैं बोलता हूं कि इतिहास के छात्र बनने के साथ साथ आप इतिहास के पात्र भी बना कीजिए।
ताकि आने वाले भविष्य में आप लोग ऊपर है। तो आज अहिवास गांव और इस स्तंभ को बनाने वाले सारे लोग, जमीन दान से लेकर धन दान करने वाले सारे लोग आज इतिहास के छात्र रहने के साथ साथ आज सबके सब इतिहास के पात्र बन गए। और इतिहास का पात्र बन गए तो अभी विजय बहादुर जी ने कहा कि उस बुद्ध मंदिर के अंदर अगली साल सबका नाम लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिख दिया जाएगा। तो इतिहास जब बन रहा होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है, इतिहास जब बन जाता है तो लोगों को पता चलता है। आज से 25 साल पहले किसने सोचा होगा कि आज हम जो कर रहे हैं वो क्या है, लेकिन आज लोगों को पता चल गया कि 25 साल पहले जो किया था हमने उसकी डिलीवरी आज हुई है, उसकी डिलीवरी आज हुई है। तो इस तरह से आज का जो विषय है राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व है। आखिर पूरी सरकार किसी और चीजों को बनाने में लगी हुई है और सम्राट अशोक राष्ट्रीय चिन्हों को बनाने में क्यों लगा? क्योंकि कहा जाता है कि किसी तस्वीर को अगर बार बार देखेंगे तो आपका मन वैसा ही बनेगा। चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसा घर में चित्र लगाएंगे हमारा चरित्र भी धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाएगा। तो हमारा संविधान जब बनाया गया हमारे देश में, तो इस देश की कैसी तस्वीर सोची गई होगी, इस भारत को क्या बनाना है। तो भारत को कार्यतः भारतवर्ष हमारा एक छोटे छोटे संघों का राष्ट्र है, जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और सारी संस्कृतियों को सम्मान के साथ रखने और बांधने की क्षमता केवल भारत के संविधान में है। क्यों? क्योंकि गीता के अनुयायी भी आपस में लड़ते हैं और कुरान के अनुयायी भी आपस में लड़ते हैं, तो उनके झगड़े का समाधान न गीता में होता है न कुरान में, वह तो होता है भारत के संविधान में। यहां तक कि भगवान राम भी फंसे हुए थे कि हमारा घर कैसे बनी। तो दुनिया भगवान राम की पूजा करती है कि भगवान राम हमारा घर बना दीजिए, अब भगवान राम खुदे परेशान थे संविधान से कि मेरा घर बना दीजिए। तो सारे लोग थक गए, जब कोई नहीं बना सका तो अंत में संविधान ने ही निर्णय लिया कि जा तथास्तु तेरा घर तैयार। तो जो लोग नहीं करते को संविधान करके दिखा दिया। तो ये है पावर। तो सारे लोग कुछ और बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन सम्राट अशोक राष्ट्रीय चिन्हों को बनाने में लगा हुआ है। क्योंकि हमारा देश एक अच्छा भारतीय बनाने के लिए संविधान बनाया गया था कि हम एक अच्छा भारतीय बन सके। लेकिन भारतीय बनाने की जो सोच हमारी बनी, वो सोच साकार कैसे होगी, इस पर लोगों ने काम नहीं किया। अब कोई लड़का सोच ले कि मुझे डॉक्टर बनना है और पढ़ाई पढ़ने लगे इंजीनियरिंग का, किताब खरीद ले इंजीनियरिंग का, किताब खरीद ले वकीली का, तो वकील इंजीनियर तो बन ही नहीं पाएगा, डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह से हम एक स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में संविधान बनाया गया, जहां हर जाति हर संप्रदाय के लोग सुख चैन से रह सके। लेकिन संविधान के बनने के बाद जो संचालक हुए संविधान के, उन लोगों ने उस दिशा में काम नहीं किया जिससे एक अच्छा भारतीय और एक अच्छा भारत बनाया जा सके। कोई हिंदू के फाइल में काम करना शुरू किया, कोई मुसलमान के फाइल में काम करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 15 अगस्त मना के रिफ्रेश करने लगे खाली। तो रिफ्रेश करने से प्रिंट आउट नहीं बदल जाएगा, प्रिंट आउट तो वो निकलेगा जिस फाइल पे काम कर रहे हैं। तो कोई गर्व से हिंदू तो गर्व से कोई मुसलमान कहने लगा, और हम भूल ही गए कि दोनों को गर्व से भारतीय कहना था। अगर गर्व से सारे लोग भारतीय कहे होते तो शायद हिंदू भी सुरक्षित रहता और मुसलमान भी सुरक्षित रहता। आज दोनों लड़ नहीं रहे होते, आज सरकारें एक दूसरे के प्रति आग नहीं उगल रही होती। हिंदू मुसलमान के प्रति, मुसलमान हिंदू के प्रति आग उगलता नहीं रहता। लेकिन कहा जाता है
कि जैसा चित्र बनाएगा वैसा ही चरित्र बनेगा, तो आपके अगल बगल मोहल्ले में लोग क्या देखते हैं? तो किसी गांव में मंदिर देखते हैं, किसी गांव में मस्जिद देखते हैं। तो जो मंदिर देखेगा उसके अंदर मंदिर वाली बात आएगी, और जो मस्जिद देखेगा उसके अंदर दिन भर मस्जिद वाली बात आएगी। तो मस्जिद में जा जाके कट्टर मुसलमान बन जाएगा और मंदिर में जा जाके कट्टर हिंदू बन जाएगा। और दोनों जब कट्टर हो जाएंगे तो कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना। अगर नहीं सिखाया तो सारे धर्मगुरु क्या सिखा रहा है कि दोनों के अनुयायी लड़ रहा है आपस में? दोनों धर्मगुरु क्या सिखा रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं? लोग आपस में लड़ना ये तय कर रहा है कि इनके गुरुजी सही बात नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ और। इसीलिए कहता हूं कि गीता पढ़ोगे तो तुम्हें ईश्वर मिल सकता है, लेकिन अल्लाह नहीं मिलेगा उसमें। और कुरान पढ़ लोगे तो उसमें अल्लाह मिलेगा, उसमें ईश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन भारत का संविधान पढ़ लोगे तो ईश्वर भी मिलेगा और अल्लाह भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, दोनों चैन से रहेंगे। सम्राट अशोक कलश ये कर रहा है, सम्राट अशोक कलश ये संस्कार दे रहा है। तो जैसा चित्र होगा वैसा ही चरित्र होगा। तो हम भारतीयता का चित्र बनाना चाहते हैं, गर्व से भारतीय कह सके ऐसा मनोभाव तैयार करना चाहते हैं, तो किसी गांव में मंदिर मस्जिद हो चाहे न हो, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह हर गांव में होना चाहिए। तब जाके राष्ट्रीय भावना पैदा होगी, नहीं तो फिर नौटंकी होती रहेगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। रिजल्ट लाना है तो सच में काम करना पड़ेगा। और मैं सम्राट अशोक कलश के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि अंधेरे से अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक छोटा सा ही चिराग जलाओ जो पूरा देश उजाला न कर सके, लेकिन जल तो रहा है, कम से कम उजाला तो दे रहा है। तो जो छोटी छोटी चीजें जो बन रही है, ये स्तंभ जो खड़ा है, ये आपने चिराग जलाया है, और ये चिराग अहिवास गांव से निकलेगा, इसका उजाला तो दिल्ली को भी प्रभावित करेगा। इसलिए आज कह रहा हूं कि खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी। अब जनता कर रही है, खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी। अब जग रहे हैं लोग, अब हिल रही है राजधानी। अब लोगों की तरफ से दिल्ली तैयार होगी। तो जैसा समाज होगा वैसा दिल्ली होगी, जैसी दिल्ली होगी वैसा समाज नहीं होगा। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिंह है, 4 सिंह। अब इसके बारे में लोग कितना अनभिज्ञ हैं, ये चिन्ह का। ऐसे ही मेरा मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए गांव में जाना हुआ, मिर्जापुर। तो उस गांव में गया तो एक खपरेल का घर था, उसमें गोनिया होती है, गोनिया के बीच में 3 कोना जो होता है ऊपर खपरेल के ऊपर। तो वहां हर गांव में अशोक स्तंभ लगा था खपरेल के ऊपर। अभी कोई घोड़ा घूमने तो देखा होगा, चंद्रदोरी की तरफ से ऐसा है, गांव के ऊपर में लगा हुआ। तो उस घर के मालिक से पूछा जिज्ञासा बस कि भाई साहब, ये घर के ऊपर जो आप 4 शेर लगाए हैं क्या? तो कहा ये तो शेर न है। तो हमने कहा शेर का तो एक मुंह होता है, 4 मुंह के। तो कहा था गलती से बना दिया है। घर के मालिक ने कहा कि गलती से बना दिया है। हम तो बोला एक ही मुंह का शेर होता है, 4 मुंह वाला कहां से आ गया? बोला गलती से बना दिया, जबकि आधार कार्ड उसका भी होगा। भारत में भारतीय होने का आधार कार्ड उसके भी होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में उसे ज्ञान नहीं। यही काम सम्राट अशोक कलश का है। तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका सिंह है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब क्या हो गया? इधर सिंह है, इधर बाघ है। तो यहां सिंह अशोक ने क्यों लाया? और आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया। तो व्हाट इज द क्या डिफरेंस है सिंह और बाघ में, कि राष्ट्रीय चिन्ह सिंह कहलाएगा और राष्ट्रीय पशु बाघ कहलाएगा? तो ये बात मैंने वन विभाग के अधिकारियों से जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों है? क्योंकि अशोक तो है नहीं जो पूछेंगे जाके। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है,
जिज्ञासा हुई तो खोज भी लेंगे। तो वन विभाग के अधिकारियों से मैंने बात किया बहराइच में, बहराइच क्योंकि वन वहां जाता है, मेरा वहां कार्यक्रम रखता था, मैं जाता था। तो बोला कि देखिए शेर की 4 प्रजाति होती है, एक शेर सिंह, एक बाघ, एक चीता और एक तेंदुआ। ये चारों एक ही जाति के हैं, शेर भी, बाघ भी, चीता भी और तेंदुआ भी। तो आखिर अशोक ने सिंह चुना और आजादी के बाद लोगों ने बाघ चुना, तो दोनों में क्या अंतर? अशोक ने क्यों चुना? तो जो बाघ शेर जो होता है उसका कैरेक्टर होता है कि उस समुदाय में रहता है, हमेशा फैमिली के साथ, फैमिली के साथ वो रहता है जंगल में, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन उसके खासियत है कि शेर कभी शिकार नहीं करता है, शिकार को घेरने का काम शेरनी करती है और उसके बच्चे करते हैं। यानी शेरनी और बच्चे मिलकर शिकार पर हमला करते हैं, घेरते हैं और शेर उस पर हमला कर देता है। अब जब भोजन बनकर तैयार हो गया, भाई जानवर मारा गया, अब खाएगा कौन पहले चारों लोगों में? तो सबसे पहले शेर खाएगा, उसके बाद उसके बच्चे खाएंगे, अंत में शेरनी खाएगी। शेर को खाएगा क्योंकि शेर सुरक्षा कवच है, पूरे फैमिली को सुरक्षा देने का काम शेर करेगा, शेरनी नहीं करेगी। तो सुरक्षा कवच सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार सबसे पहला तनख्वाह जो देती है वो डिफेंस को देती है। जो तनख्वाह मिलता है, पेमेंट बढ़ती है, तो सबसे पहली पेमेंट फोर्स को जाती है ताकि सुरक्षा कवच ठीक रहे, देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, कोई बात नहीं, वहां टाइट होना चाहिए मामला। तो हम धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं लेकिन वहां वाला संतुष्ट रहता है, इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं। अब वहां भी ऐसा सवाल हो गया कि आतंकवादी दूर जा रहा है, पता नहीं कैसे कौन मच्छरदानी में छेद हो गया है। तो सुरक्षा कवच मजबूत होना चाहिए। इसके बाद अगली पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो बच्चे खाना खाते हैं और अंत में गृहिणी खाना खाती है। कोई पूछने भी नहीं जाता कि तो के खनवा बचा है कि नहीं, 5 किस्म का तरकारी बना रहा तो के कौ बचा रहा है, कहीं दो। यही परिवार का हमारा मॉडल आज भी है। खाने का सामान जुटाने का काम पुरुष करते हैं और बनाने का काम गृहिणी करती है। और पहले पुरुष वर्ग खा के चला जाता था, बाद में बच्चे खाते हैं और अंत में गृहिणी खाती है। ये परिवार का मॉडल और शासन के परिवार का मॉडल दोनों एक ही था। इसलिए अशोक ने समाज के मॉडल का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह सिंह को लाया अपने शासन काल में। और भी बहुत सारी बातें। अब राष्ट्रीय पशु का बाघ है। बाघ का कैरेक्टर होता है कि जब वो बाघ से निकलता है सुबह, तो उतना ही दूर जाता है टहलने दहाड़ने, जहां से शाम तक अपनी मां में वापस आ जाए। इतना दूर नहीं जाता कि वापस ना आ सके, तो उतना ही दूर जाता है जितना से वापस अपने मां में चला है। तो जितना दूर एरिया तय किया वही जंगल का राजा होता है, उतने दूर का वो राजा होता है। जहां तक राउंड में चल जाएगा, दूसरे एरिया का राजा होता है, उस एरिया में कोई दूसरा बाघ नहीं घुस सकता, केवल बाघिन घुस सकती है, वो भी प्रजनन के समय में, अब इसके अलावा नहीं घुस सकती। तो हमारे जो देश के सांसद विधायक हैं, उनकी एरिया क्या है? उनकी विधानसभा है, उनका संसदीय क्षेत्र है। तो हमारे सांसद विधायक को भी अपने एरिया में मुखिया है, वार्ड मेंबर है, सब एक एक जंगल के राजा है। कोई वार्ड का राजा है, कोई गांव का राजा है, कोई विधानसभा का राजा है, कोई सांसद का राजा है, कोई राज्यपाल सलामत रहेगा। क्यों है? क्योंकि अखंड भारत का जो निर्माता थे वो मौर्य गणराज्य से पैदा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अखंड भारत का जब संविधान बनने लगा तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को लिया गया।
और मोर का कैरेक्टर होता है कि वो विष खाता है, सांप, लेकिन विष खा के दुखी नहीं होता है, नाचता है खुश होकर, खुश होकर नाच रहा है। इसका मतलब हम भारत के लोगों को भी चाहे कितना भी विषाक्त माहौल हो जाए, कितना भी कठिन परिस्थिति हो जाए, फिर भी अपने मन को उसी मोर की तरफ उछाल खींचता है। राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, कमल कहां खिलता है? पानी में नहीं, कीचड़ में। यानी कमल खिलाना है तो कीचड़ चाहिए, लेकिन कीचड़ में ही वो उगता है जरूर, लेकिन जितना साफ सुथरा स्वच्छ उसकी पंखुड़ियां होती है, उतनी पंखुड़ी साफ पानी में पैदा होने वाला फूल की नहीं होती। तो कीचड़ में रहकर भी कमल की पंखुड़ियों की तरह साफ सुथरा रहे, ये हम सबको भी ऐसा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमको लगता है कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों से पूछा जाता है, एक लड़के से मैं पूछा, एमएससी किया है, मैंने पूछा कि राष्ट्रीय मिठाई तुम्हारी क्या है? बड़ा मिठाई मैंने राष्ट्रीय का होगा, अब मिठाई मैंने कहा मिठाई से मतलब, तो बोला कि हम नहीं जानते राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो मैंने कहा भगवान राम कितने भाई थे? तो बोला 4 भाई थे। ये कैसे जानते हो? ये क्यों जानते हो? मां दुर्गा की कितनी मां होती है? तो 8 गो। ये कैसे जानते हो? ये सब जानते हो तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है क्यों नहीं जानते हो? इसका मतलब चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। वो जो रोज देख रहा है वो जानता है, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहा है, इसलिए वो नहीं जानता। तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी क्यों है? जलेबी की बनावट कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। न शुरुआत पता चलेगा ना उस काम को पता चलेगा कहां से शुरू कहां से बंद हुई है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है जलेबी। लेकिन कहीं भी सुई चुभाएंगे एक ही तरह का रस निकलेगा, एक ही तरह का रस निकलेगा। वो ठीक ठीक जलेबी के तरह हमारे देश के नागरिक हैं, रंग रूप भेष भाषा सब अनेक है, लेकिन फिर भी हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इनमें रूप रंग भाषा संस्कार सब अलग अलग है, लेकिन सभी लोग गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय। कहीं चुप होएंगे तो भारतीयता का रस निकलेगा। लेकिन इधर कुछ दिनों से वो जिलेबी जो है गलत सिर्रा में डाल दी गई है, सिर्रा गड़बड़ हो गया है उसका। तो गलत सिरा में डाल देने की वजह से जब स्विच होते हैं तो कहीं से हिंदू का रस निकलता है, तो कहीं से मुसलमान का रस निकलने लगता है। गलत सिरा में डाल दी गई है। अगर भारत के सिरा में डाली गई होती तो सुबह चाहे जहां की हो जाता, भारतीयता का रस निकलता। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में, हमारे प्रवचन में, हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं दोष है। अगर अभी सही नहीं संभाला गया तो न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा। इसलिए ये सारी चीजों को धीरे धीरे हमको समझने की जरूरत है, और सम्राट अशोक इन्हीं संस्कारों को धीरे धीरे आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। देश का संविधान जब बन गया तो क्या बन जाने से पूरा देश जान गया? मैंने 26 जनवरी तो सरकारों ने काम नहीं किया। यह सबसे बड़ा ब्लंडर फॉल्ट है भारत का। जैसे किसी ने कहा कि पोलियो पिला देने से, पोलियो का ड्राप पिलाने से देश पोलियो मुक्त हो जाएगा, तो क्या कानून बना देने से पोलियो पी लिया आप लोग? नहीं। क्या लाल किले से प्रधानमंत्री खड़ा होकर तब पहले चुआ रहे थे पोलियो का ड्राप? नहीं। तो संविधान तो बन गया कि पोलियो देश को पिलाया जाना चाहिए, तब पोलियो मुक्त होगा देश। लेकिन क्या संविधान बना देने से पोलियो पी लिया सब लोगों ने? नहीं। टोलियां बनाई गई कि जाके सब लोग पिलाओ चौराहे पर, स्कूल में गए लोग, ऑफिस में गए, जहां जहां गए, लेकिन
जब फिर भी लोग बच गए तो जान गए कि एक भी बच्चा तो सुरक्षा चक्र, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो अब उसके लिए नियम क्या बना कि घर में घुस घुस के पिलाना है और अंगुरी पर दाग लगाना है, कौन पियले बा कौन लिखे पियले, तब शुरुआत होती है, तो पोलियो मुक्त होगा देश। ये छोटे से रोग के लिए इतना प्रयास किया गया कि घर में घुस घुस के पिलाया गया। आज जो सारे रोगों का इलाज है अकेले हिंदू रोग, मुसलमान रोग, ईसाई रोग, जितना ये सांप्रदायिक रोग है, इन सारी रोगों का पोलियो ड्रॉप भारतीय संविधान है। क्या इसको भी पिलाया गया घूम घूम के? नहीं। जब नहीं पिलाया गया तो पैरवा लंगड़ बाजू छोड़े तो कहा परेशान डाला जाए, पैरवा टेढ़ हो गई, लखिया अंधर हो गई, पोलियो ड्रॉप ना पिया तो क्या हो, विकलांग हो गई लोग। तो विकलांग होने पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, विकलांग है तो कोई बात नहीं, इसको दिव्यांग बोलना चाहिए। मैंने दिव्यांग बोल लेंगे तो लड़का पैरवा सीधा हो जाएगा, एगो अखिया उसकी दुगो हो जाएगी दिव्यांग बोल देने से। शब्दों को संवारने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, हकीकत तो जो है वो रहेगी ही रहेगी। तो भारतीय संविधान को भी उसी तरह जितनी संजीदगी से पोलियो ड्रॉप पिलाया गया इस रोग की मुक्ति के लिए, उसी तरह सांप्रदायिक रोग से मुक्ति के लिए भारतीय संविधान के पोलियो को गांव गांव जाकर पिलाया जाना चाहिए था और बिना पिए आधार कार्ड इसलिए नहीं करना चाहिए। तब तो जाके हम भारतीय बनते, फिर देश में हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं रहा। तो हम काम कर रहे हैं गलत दिशा में और रिजल्ट खोल रहे हैं सही दिशा में, तो नहीं होने वाला है। मैं सम्राट अशोक क्लब को बधाई देता हूं कि हमारे पास पावर नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम धीरे ही सही लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हल्का मत लीजिए। आज से 25 साल पहले अहिवास कॉलोनी में हल्के में लिया होगा और आज लाख खड़ी हो गई। उसी तरह से हर गांव गांव ये काम करना है। कम से कम व्यक्ति व्यक्ति को राष्ट्रीयता का पोलियो नहीं पिला सकते तो कम से कम गांव में एक पोलियो ड्रॉप की मशीन तो लगा सकते हैं जाके। ये पोलियो ड्रॉप की मशीन है जो खड़ा किया, जो इसको देखेगा जान जाएगा कौन दवाई फेंकी, कौन दवाई से क्या दूर होने वाला है। तो जिसको रोग दूर करना होगा उसके करीब जाएगा और जिसको रोग फैलाना होगा उसके पास जाएगा नहीं करेगा। इसी से पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है, इससे पता चल जाएगा। नाटक करने से नहीं चलेगा। तो आज इन सारी बातों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय चिन्हों को गांव पूरे साल सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीय प्रतीकों की यात्राएं निकालता है, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति चेतना यात्रा निकालता है। हर जगह जुलूस निकलता है, जुलूस डरवाने के लिए निकाला जाता है कि भीड़ देकर लोग डरा जाएंगे, जैसे अभी डरवाया जा रहा है इलाहाबाद में। अभी इलाहाबाद में कट्टा कितना भीड़ थी, 50 लाख, कई करोड़ लोगों ने स्नान कर दिया, जिससे लग रहा कि बुलेट ट्रेन का शोध चल रहा है। वहां सारे इकट्ठा होकर बुलेट ट्रेन बनाएंगे। क्या है? सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि गंगा गंदी है, इसका पानी गंदा है, अरबों रुपए सरकार बर्बाद कर रही गंगा की सफाई के लिए। और एक तरफ ही सरकार बोल रही है कि आओ नहाओ गंगा में, गंगा पवित्र है। ये चालबाजी कैसे चलेगी? जब पवित्र है तो पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो सफाई में? और जब गंदा है तो फिर क्यों नहवा रहे हैं वो लोगों को व्यवस्थित ले जाकर के? लेकिन क्या कहेगा, आधर गुरु बहर खेला हमारा गुरु लिया है। जैसन गुरु बना वैसन उनका खेला बना। जौने रोगिया खोजे उन्हें बैठवा बता मेहरुआ मानते नहीं थे, हमारा तो मन नहीं थे कर, लेकिन मेहरुआ मानते नहीं थे, बजाई से ले जाके पड़ा भारत मेहरुआ मानते नहीं थे, पता नहीं उनका ही दूसरा कहिए। हमार वाली हमार में के बात मानत तक केकर मानत है तो जेकर मानत या हुआ असली है, तू नकली वाला हो, सेकंड हैंड।
समझिए ध्यान से। उसको ही पता नहीं कि मुझे किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी। पति कौन होता है? पति माने क्या होता है? मालिक। और पत्नी माने मलकाई, हमारे मालिक। तो अपने मालिक की बात नहीं मान रहे, इसका मतलब नकली मालिक है, असली मालिक कोई और है। तो इस बातों को हम चीजों को ध्यान रखाई। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन खूंटा से जब तक पगार टूटेगा नहीं, कोई पेरत रहो हमको हिली ना। एक बार ऐसे 4 शराबी थे और शराब के नशे में एक नाव में चढ़ गए और चढ़ गए और लगे रात भर खेलने। रोज रात भर पतवा चढ़ो, नैया हिले खूबे तो उन्हीं के लगा कि वो पार उतर गए बनी जाए। तो रात भर में तो पार ना उतर लेकिन नसला उतर दे रोनी रात भर में। तो उस समय से जना तक गंगा ये पारा गई बनी जाए। तो देखा था कि रात भर चला ये नैया हिला कहाँ मिले, हम लोग नशा में पते ना चलता हुआ। तो क्या हो गया? कहा था नशा में हम लोग खुटवा में से चबिया खोले के बुला को जाऊंगे, खुटवा खोलने लेके नहीं गया। तो खुटवा में पधावा तो नहीं लगे तो हिलत क्या हम कहीं चला थी। तो रात भर चलो नहीं जा, लेकिन नैया ओके का ओके रह गया।